हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं सीए निशा शर्मा। आज की हमारी वीडियो रिलेटेड है सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से। अब अगर आप सोचेंगे कि सेक्शन 44AD से रिलेटेड तो सब कुछ हमने जान लिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं पता, तो आई कैन एश्योर यू कि आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो आपकी 44AD से रिलेटेड नॉलेज में कुछ गेन जरूर होगा। ड्यूरिंग द वीडियो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 44A से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स जो आपको 44AD की रिटर्न फाइल करते टाइम अपने जहन में रखने हैं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे 44AD में फाइल की गई रिटर्न से रिलेटेड अगर आपको नोटिसेज आते हैं तो कौन से पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने कंसिडर करने हैं व्हाइल रिप्लाइंग फॉर द नोटिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज सेक्शन 44AD। सेक्शन 44AD ऑप्ट कर सकते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म्स बट नॉट LLPs। सेक्शन 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते कोई भी ऐसा पर्सन जो प्रोफेशनल है, रेफर्ड अंडर सेक्शन 44AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप कमीशन एजेंट हैं, अगर आप एजेंसी बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिएज। इसके अलावा अगर आप एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10A, 10AA, सेक्शन 10B, 10BA ले चुके हैं ड्यूरिंग द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80HH टू 80RRB क्लेम कर चुके हैं ड्यूरिंग द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो भी आप सेक्शन 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें टर्नओवर लिमिट की, सब जानते हैं, एवरीवन नोज कि अप टू 2 करोड़ आप सेक्शन 44AD ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2024-25 अमेंडमेंट आया है कि अगर आप 95% ऑफ योर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट रिसीव करते हैं बाय योर बैंक अकाउंट्स, इन योर बैंक अकाउंट्स, बाय अकाउंट पे चेक्स या प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए, तो आपकी टर्नओवर लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है अप टू 3 करोड़। मतलब आप 3 करोड़ तक की टर्नओवर के लिए सेक्शन 44AD ऑप्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो कंडीशन अभी हमने डिस्कस की है। इन एनी अदर केसेस टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ ही रहेगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है 44AD अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 44AD ऑप्ट करते हैं तो आप अपनी एस्टिमेटेड इनकम या एस्टिमेटेड प्रॉफिट 8% ऑफ योर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट दिखा सकते हैं। 6% है उन लोगों के लिए जिनकी 95% ऑफ ग्रॉस रिसीट आई है उनके बैंक अकाउंट्स में या प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए। प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या आ जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, RTGS, UPI, नेफ्ट, भीम आधार पे। अगर इन मोड में से किसी एक या सारे ही मोड्स इस्तेमाल करके आपको आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का 95% प्रपोर्शन रिसीव हुआ है तो आप 6% तक अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखा सकते हैं बाय ऑप्टिंग सेक्शन 44AD। अब हम बात कर लेते हैं कि 44AD ऑप्ट करते टाइम कौन सी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। असेसी वॉलंटरली अपनी इनकम इससे ज्यादा 8% या 6% से ज्यादा दिखा सकते हैं। सेक्शन 30 to 38 की डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं होंगी, जिसमें डेप्रिसिएशन और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी आ जाते हैं। सेक्शन 40, 40A, 43B कंसिडर किया जाता है, अज्यूम किया जाता है कि अगर आप 44AD ऑप्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसके डिसअलाउंसेस 8% या 6% की लिमिट कैलकुलेट करते टाइम कंसिडर कर ली गई हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन 44AD सबसेक्शन 4 जो कि असेसमेंट ईयर 17-18 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी एलिजिबल असेसी सेक्शन 44AD ऑप्ट करता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत अपनी रिटर्न फाइल करता है, तो 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए आपको सेक्शन 44AD ही ऑप्ट करना पड़ेगा। क्या ये मैंडेटरी है? क्या मैं इन बिटवीन अपनी सेक्शन 44AD की प्रोविजन से ऑप्ट आउट कर सकता हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल सेक्शन 44AD की प्रोविजन से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन जिस साल में आप सेक्शन 44AD की प्रोविजन से ऑप्ट आउट कर रहे हैं उसके अगले 5 कंसेक्यूटिव सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए आप अगेन सेक्शन 44AD का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। अगर आपका कोई असेसी असेसमेंट ईयर 18-19 में अपना 44AD का प्रोविजन ऑप्ट करता है और 1 करोड़ के टर्नओवर के सामने 8 लाख का एस्टिमेटेड इनकम दिखाता है, असेसमेंट ईयर 19-20, 20-21 तक ये प्रथा वो कंटिन्यू करता है, लेकिन 21-22 में उसने ऑप्ट आउट कर लिया है सेक्शन 44AD से और अपनी 1 करोड़ की टर्नओवर के सामने उसने 5 लाख की इनकम दिखाई है, से 5% ऑफ द ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर। तो
असेसमेंट ईयर 22-23 से असेसमेंट ईयर 26-27 तक वो 44 एडी का गेन बेनिफिट नहीं ले सकता, और इन सालों में अगर वो अपना प्रॉफिट 8% और 6% से नीचे दिखाना चाहता है तो उसको सेक्शन 44 AA के अंडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेंगी और सेक्शन 44 AB के अंडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। क्या मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत है कि जो लोग सेक्शन 44 AD ऑप्ट करते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और ना ही उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस प्रोविजन से रिलेटेड मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। अब अगर हम एक्ट के अकॉर्डिंगली जाएं तो वहां पर लिखा है कि अगर आप सेक्शन 44 AD ऑप्ट आउट करते हैं, एज पर सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 द एलिजिबल assessee हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स irrespective of his turnover and income if his income exceed the maximum exemption limit, right? And he has to get his account books audited under section 44 AB irrespective of the turnover if his income exceed the maximum exemption limit। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मान लीजिए मेरी टर्नओवर है 60 लाख की, मैंने अपने टर्नओवर का 4% अपना एस्टिमेटेड इनकम दिखा दी, मतलब 2,40,000। असेसमेंट ईयर 24-25 में मेरी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए की। मैं अपना 44 AD ऑप्ट आउट कर रही हूँ बाय शोइंग लेस देन 8% ऑफ माई प्रॉफिट, लेकिन मेरी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से भी वो इनकम कम है। तो क्या मैंने सेक्शन 44 AD ऑप्ट आउट कर दिया तो मुझे 44 AA या AB के अंडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है या मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाऊंगी? इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अगर आपको इसकी नॉलेज है तो, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके थोड़ी सी। चलिए कमिंग बैक टू सेक्शन 44 AD, की पॉइंट्स जो हम असेसमेंट से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 44 AD कहता है कि असेसिंग सेक्शन 44 AD कहता है कि असेसिंग ऑफिसर हैज नो पावर टू असेस एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ योर रिटर्न्ड इनकम, अगर आपकी रिटर्न्ड इनकम है इन एक्सेस ऑफ 8% ऑफ योर टर्नओवर और ग्रेव्स रिसीट, मतलब जो कुछ भी फैक्ट्स या फिगर्स आप अपनी रिटर्न में दिखा चुके हैं बाय ऑप्टिंग सेक्शन 44 AD, असेसिंग ऑफिसर उसके अलावा कुछ और आपकी रिटर्न में एड ऑन नहीं कर सकते। सेकंड, इसके रिगार्डिंग जजमेंट आई थी क्योंकि हम कंसीडर करते हैं कि सेक्शन 44 AD की रिटर्न फाइल करते टाइम हमने सेक्शन 40, 40A एंड 43B ऑलरेडी कंसीडर कर लिया हुआ है, तो आपकी इन सेक्शंस में डिसअलाउंस भी असेसिंग ऑफिसर नहीं कर सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट जजमेंट सेक्शन 44 AD के रिलेटेड ये थी कि आप एलिजिबल असेसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं to explain each and every entry या individual cash deposit entry in bank account if that entry has no nexus with your gross receipt or turnover। आसान भाषा में अगर बोला जाए तो आप इन बेसिस पे कि असेसी नहीं एबल या नहीं एक्सप्लेन कर पाया है इंडिविजुअल कैश डिपॉजिट की एंट्री को अपने बैंक अकाउंट में, उस बेसिस पे आप उसके केस में असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, एडिशन नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वो एंट्री उसकी ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर से रिलेटेड नहीं है। तो बताइएगा जरूर कि क्या आपने मेरी इस वीडियो में सेक्शन 44 AD से रिलेटेड कुछ नई चीजें सीखी या नहीं। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, नमस्कार। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर।